Hello and welcome to Physics Learning in Mathematics। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स। तो किरचॉफ्स रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं ये। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ओम्स लॉ पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है। ठीक है, इनको यूज करके हम सिंपल सर्किट्स को तो स्टडी कर सकते हैं, यानी कि सिंपल सर्किट्स में किसी ब्रांच में कितनी करंट है, कितना वोल्टेज है, वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं जिनमें कि बहुत सारे सेल और बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे होते हैं, तो उस केस में ये ओम्स लॉ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है सफिशिएंट नहीं है उनको स्टडी करने के लिए। उसके लिए हमको कुछ और रूल्स चाहिए होते हैं जो कि किरचॉफ्स ने दिए हैं, जिनको हम किरचॉफ्स रूल्स कहते हैं। दो रूल्स हैं ये। क्या क्या है ये? पहला है जंक्शन रूल और दूसरा है लूप रूल। नाम से पता चल रहा है ये जंक्शन पे अप्लाई होता है और ये लूप पे अप्लाई होता है। जंक्शन रूल क्या है? एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन मस्ट इक्वल द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। किसी भी जंक्शन पे, जैसे ये एक जंक्शन है, इस पे जितनी करंट्स एंटर कर रही हैं, एंटरिंग करंट्स शुड बी इक्वल टू लीविंग करंट्स, जो कि इससे बाहर जा रही है। तो एंटरिंग करंट्स में हम देख रहे हैं केवल I3 करंट है जो इस जंक्शन की तरफ जा रही है। किसके इक्वल होनी चाहिए? I1 इस जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है, I2 भी इस जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है। तो ये I1 प्लस I2 की तरफ के इक्वल होनी चाहिए। या हम लिख सकते हैं I3 माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। क्या किया है हमने? इनकमिंग करंट्स को हमने पॉजिटिव ले लिया और जो आउटगोइंग करंट्स हैं उनको नेगेटिव ले लिया। तो क्या ये इन तीनों का सम जो है वो 0 होगा। या हम लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज 0। किसी भी जंक्शन पे करंट्स का अलजेब्रिक सम, यानी कि प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। एंड दिस रूल फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कहीं भी कंजर्व्ड रहता है। तो जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही जंक्शन से बाहर की तरफ जाएगा। So that therefore current entering the junction is equal to current leaving the junction. दूसरा है loop rule. Loop rule क्या है? The algebraic sum of changes in potential around any closed loop must be 0. किसी भी closed loop में, जैसे हम देख सकते हैं ये एक closed loop है, A से लेके H की ओर होता हुआ फिर D, C, B और वापस A तक आ गया, ये एक closed loop है। या हम देख सकते हैं ये A, B, C, D, E, F और वापस A तक आ गया, ये एक क्लोज लूप है। एक ऊपर का रेक्टेंगल, एक नीचे का रेक्टेंगल। और एक या हम ये भी ले सकते हैं, ये जो बड़ा रेक्टेंगल है A, H, D, E, F वापस A तक, दैट इज ऑल्सो ए क्लोज लूप। तो किसी भी क्लोज लूप में जो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप का जब हम सम देखेंगे तो हमें साइन का ध्यान रखना है, अलजेब्रिक सम लेना है। यानी कि हमको एक रूल बनाना पड़ेगा कि हम किसको पॉजिटिव लेंगे और किसको नेगेटिव लेंगे। उन सब पोटेंशियल ड्रॉप्स का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रेजिस्टर्स के लिए है, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं इसको? पॉजिटिव। और अगर हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, चाहे हम इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मान लें, लेकिन जो भी रूल मानेंगे वो हमें सेम लेना है। अब सेल के लिए लेंगे तब भी हमें ये यूज करना है। अगर हमने ये वाला रूल लिया है, मान लीजिए कि करंट डायरेक्शन में हायर से लोअर को पॉजिटिव और करंट ऑपोजिट में लोअर टू हायर नेगेटिव, तो सेल के लिए भी ये यूज करना है हमको। सेल में अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे, और लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड रूल क्या है? सिग्मा V इज इक्वल टू 0 फॉर ए क्लोज लूप, the sum of all the potential drops is 0, and this rule follows from the conservation of energy, क्योंकि जितना हमें वर्क करना पड़ रहा है पूरे सर्किट में, पूरे लूप में, that should be equal to 0, so therefore it follows from the conservation of energy.
सेकेंड रूल को अप्लाई करते हैं जो हमने पढ़ा है। हमने लिया है इन लूप AHDCBA, AHDCB और वापस A, यानी कि ये वाला लूप ले रहे हैं हम ऊपर वाला। ठीक है, इसमें हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन हम कोई भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला एलिमेंट जब हम ऐसे चलते हैं क्या आता है, ये रेजिस्टेंस आता है 30 ओम का। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 30I1। क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, इसको हमने प्लस का लिया है। फिर आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये सेल आता है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव है। हम नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। कितना है, 45 वोल्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये एलिमेंट 1 ओम। इसमें करंट हम देख रहे हैं ये I3 जा रही है इस डायरेक्शन में, तो हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी कि हायर से लोअर, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस का 1 × I3। इसके बाद आता है ये रेजिस्टेंस 40 ओम्स का। ये भी करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ऐसे B से A की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस का 40I3 इज इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं 30I1 प्लस 41I3 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लूप के लिए लगा के देखते हैं इस इक्वेशन को। इन लूप, ये हम इस डायरेक्शन में लेके देखते हैं, की बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। AFEH, AFEH नहीं है, EDCBA, AFEDCBA यानी कि लोअर लूप AFEDCB और वापस A तक। तो यहाँ से A से चलते हैं। पहला हमारे पास क्या आता है, ये सेल आता है। नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर, तो हम क्या लेंगे, माइनस का 80। फिर हमारे पास रेजिस्टेंस आता है और करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है I2, तो हम इसको प्लस लेंगे, प्लस 1 × I2। नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस आता है, इसमें करंट इसी डायरेक्शन में जा रही है I2 सेम डायरेक्शन में, तो प्लस का 20I2। देन ये चला जाता है अब इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि लोअर से हायर की तरफ, इसको हम फिर क्या लेंगे, माइनस का 45। फिर ये रेजिस्टेंस आता है 1 ओम का। ये है करंट की ही डायरेक्शन में, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो प्लस 1 × I3। अगेन 40 रेजिस्टेंस आता है, ये भी करंट की डायरेक्शन में, 40I3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, 21I2 और ये दोनों I3 की हैं, प्लस 41I3 और माइनस का 80 और माइनस का 45, कितना हो गया ये, माइनस का 125 इज इक्वल टू 0। तो ऊपर वाले लूप के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई है, दूसरे वाले लूप के लिए ये इक्वेशन बनाई है। अगर हम ये बड़ा लूप लें, कौन सा, AHDEFGA, AHDEFGA, ये जो बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, तो A से H की तरफ जाएंगे तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ये 30 ओम का। करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 30I1। इसके बाद D तक आते हैं, कोई कंपोनेंट नहीं है। D के बाद E पर आएंगे तो ये कंपोनेंट है हमारे पास 20 ओम का। इसमें करंट जो है अपवर्ड जा रही है और हम मूव कर रहे हैं D से E की तरफ, तो ये नेगेटिव आएगा 20 × I2। फिर हम इस कंपोनेंट में आते हैं 1 ओम, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस का 1 × I2। फिर ये सेल लेते हैं, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं यानी कि हायर से लोअर, तो प्लस का 80 वोल्ट और इसके बाद हम वापस A तक पहुंच जाते हैं। तो इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास 30I1 माइनस ये दोनों I2 टर्म है, माइनस 21I2 प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो मेन इसमें यही है कि इक्वेशंस हमको बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन भी फर्स्ट वाला रूल तो आसान है कि जो है जंक्शन पे हमको करंट्स को देखना है कि इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर होनी चाहिए, लेकिन सेकंड में कई बार कंफ्यूजन होता है। तो इसमें एक रूल बना लेना है कि हम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसी रूल के हिसाब से हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्वेश्चन।
तो अब हम किरचॉफ्स रूल्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.9, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये फिगर है, इसमें हमें हर ब्रांच में करंट निकालनी है। ए बी सी, इसको डी नेम कर देते हैं, इस पॉइंट को ई ले लेते हैं। यहाँ पर करंट के डायरेक्शंस ऑलरेडी गिवन है हमको, तो हम जो है करंट्स नेम कर देते हैं। मान लीजिए इस ब्रांच में जो करंट है उसको हमने I1 ले लिया, इस ब्रांच में है जो उसको I2 ले लिया। ठीक है, ए से जो है बी तक I1 करंट, ए से डी तक I2 करंट। बी पॉइंट पे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो हमने इसको जो बी डी में जा रही है इसको I3 ले लिया। तो यहाँ पे हम अगर किरचॉफ्स जंक्शन रूल लगाएंगे तो I1 करंट आ रही थी, I2 इससे जा रही है और दूसरी जो है इधर भी BC में भी जा रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I3 इतनी हो जाएगी। डी पॉइंट पे अगेन हम किरचॉफ्स का जो है जंक्शन रूल लगाते हैं। I3 आ रही है इधर से, I2 आ रही है और दोनों कंबाइन होके ऐसे DC ब्रांच में जा रही हैं, तो ये हो जाएगी I2 प्लस I3। सी ब्रांच पे, सी पॉइंट पे अगेन किरचॉफ्स का जंक्शन रूल लगाएंगे। ये करंट और ये करंट दोनों ऐड हो जाएंगी और ऐसे जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, I2 प्लस I1, I3 कैंसिल हो जाएगा, I2 प्लस I1। तो ये करंट यहाँ जा रही है, इसको हम I1 प्लस I2 या I2 प्लस I1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है किरचॉफ्स लूप रूल लगाएंगे। पहला लूप हम ये कंसिडर करते हैं, इस लूप को देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इन लूप ए बी डी ए, ये लूप लिया है हमने ए बी डी ए, ऐसे ही चलेंगे, ए से बी, बी से डी, डी से ए। तो पहले ए से बी जाते हैं, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का और हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 10I1। फिर हम बी से डी जाते हैं, तो ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है, अगेन करंट के डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो प्लस का लेंगे 5I3। फिर डी से ए की तरफ जाते हैं, करंट के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं, इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो विल गेट 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गई है फर्स्ट इक्वेशन, 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इज 0। अब दूसरा लूप लेते हैं, ये लूप, इन लूप बी सी डी बी, बी से सी करंट के डायरेक्शन ये है, I1 माइनस I3 करंट है और रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, तो 5I1 माइनस I3। फिर सी से डी जाएंगे तो हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा, रेजिस्टेंस है 10 ओम का, करंट कितनी है, I2 प्लस I3। फिर डी से ए जा रहे हैं, तो अगेन करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, एक टर्म अगेन माइनस हो जाएगी, रेजिस्टेंस है 5, करंट है I3 इज इक्वल टू 0। या इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5I1 माइनस, इसमें से पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, I1 माइनस I3 माइनस 2I2 प्लस I3 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये I1 है, I1 की एक ही टर्म है हमारे पास, तो I1, I2 की 2I2 यहाँ पर आएगा, एक ही टर्म है, माइनस 2I2, I3 की एक टर्म ये है माइनस I3, एक यहाँ से आएगी माइनस 2I3 और एक माइनस I3, यानी कि माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है सेकेंड इक्वेशन बन गई है, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज 0। अब हम अगला लूप लेते हैं, ये लूप ले लेते हैं नीचे वाला, मीन्स इन लूप ए डी सी ई ए से डी, डी से सी, सी से ई और फिर वापस ए तक। तो ए से डी जब हम जाएंगे तो क्या आएगा, 5 रेजिस्टेंस है और करंट है I2, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रही है। डी से सी जाएंगे तो अगेन करंट के डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस है 10 और करंट है I2 प्लस I3। फिर सी से जब हम इधर आएंगे ई की तरफ, तो बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, एक सेल है और सेल में हम नेगेटिव से
पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो नेगेटिव लेंगे इसको, माइनस का 10। फिर आगे चलते हैं तो ये रेजिस्टेंस आता है 10 ओम का और करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रही हैं, तो प्लस का 10 और करंट कितनी है इसमें, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इसमें से भी 5 कॉमन ले सकते हैं हम, तो I2 प्लस 2 I2 प्लस I3 माइनस 2 एंड प्लस 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। सिमिलर टर्म्स ऐड कर देंगे। I1 की एक ही टर्म है हमारे पास, 2I1। I2 की 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, इनको ऐड करेंगे तो 5I2। I3 की एक ही टर्म है, प्लस 2I3, ये टर्म 2 बच जाती है, इसको इधर लिख लेंगे तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन मिल गई है। तो हमारे पास अब 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल्स हैं, I1 I2 I3। तो हम इनको सॉल्व करके I1 I2 और I3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर हम I3 की वैल्यू लें तो कितनी आएगी? I3 इज इक्वल टू I2 माइनस 2I1, I2 माइनस 2I1। फ्रॉम इक्वेशन I3 इज इक्वल टू दिस, और इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें? इक्वेशन नंबर 2 और 3 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन 2 में रखते हैं I3 की वैल्यू, I1 माइनस 2I2 माइनस 4 और I3 की जगह लिखेंगे हम I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स I1 माइनस 2I2 माइनस 4I2 प्लस 8I1 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा हमको? I1 की 2 टर्म्स हैं, 1 और 8, इट मीन्स 9I1। I2 की 2 टर्म्स है, माइनस 2 और माइनस 4, माइनस 6I2 इज इक्वल टू 0। या 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो वी विल गेट 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 4। I3 की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में रखी थी अभी, अब हम रखेंगे इक्वेशन 3 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखते हैं इसकी 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2 और I3 की जगह लिखेंगे I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 2। अब इससे क्या क्या टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास? I1 2 और माइनस 4, इट मीन्स माइनस 2I1। I2 के 2 टर्म्स हैं, 5 और 2 7I2 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 में 2 ही वेरिएबल हैं, I1 और I2, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 की वैल्यू हम इससे निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। 4 से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I2 इज इक्वल टू 3/2I1, ये वैल्यू रखनी है हमको, तो हम 5 में वैल्यू रखेंगे इसकी, दैट इज माइनस 2I1 प्लस 7 और I2 की जगह क्या लिखेंगे हम? 3/2I1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स माइनस 2 और प्लस 21/2 I1 इज इक्वल टू 2। और वी गेट, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 17/2 I1 इज इक्वल टू 2, which implies I1 is equal to 4/17 ampere।
तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है I1 की, I1 इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर। I2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। I2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू I1, और I1 हमने निकाल लिया है 4/17, तो ये कितनी हो जाएगी, I2 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। तो हमने दो वैल्यू निकाल ली है, I1 की और I2 की। I3 की वैल्यू के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। I1 आ गई है 4/7, I2 आ गई है I1 4/17 और I2 6/17। I1 निकाल लिया हमने 4/17 एम्पियर, I2 निकाल ली है 6/17 एम्पियर। अब इस इक्वेशन से I3 निकालना है हमको। I3 कितना लिखता हमारे पास, I2 minus 2I1, इट मीन्स 6/17 minus 2 into 4/17, that is 6/17 minus 8/17. It implies I3 is equal to minus 2/17 एम्पियर। तो हमने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली है, I1, I2 और I3। अब हमें हर ब्रांच में करंट निकालनी है, ठीक है। तो करंट इन AB ब्रांच, इस ब्रांच में करंट कितनी है, वो I1 के इक्वल है, तो कितनी हो गई 4/17 एम्पियर। देन करंट इन AD, वो I2 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। देन करंट इन BD में जो करंट है दैट इज I3, इट इज इक्वल टू माइनस 2/17 एम्पियर। माइनस 2/17 का क्या मतलब है कि हमने ये डायरेक्शन ली थी B से D की तरफ, लेकिन एक्चुअली करंट फ्लो हो रही है D से B की तरफ, इसलिए नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। देन करंट इन BC में करंट कितनी थी, I1 माइनस I3, I1 में से I3 माइनस कर देंगे, I1 कितना है 4/17 माइनस I3 minus 2/17, you will get 6/17 एम्पियर। तो BC में करंट हो गई 6/17 एम्पियर। देन करंट इन DC ये ब्रांच है, इसमें कितनी है I2 प्लस I3, I2 की वैल्यू 6/17, I3 की वैल्यू है माइनस 2/17, तो करंट हो गई 4/17 एम्पियर। DC में है 4/17 एम्पियर। और कौन सी ब्रांच रह गई है, ये हमारी ये वाली ब्रांच रह गई है, मेन ब्रांच, दैट इज टोटल करंट। कौन सी ब्रांच में है ये, AEC, ये हमने E पॉइंट लिया था। AEC ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है, टोटल करंट, वो कितनी है I1 प्लस I2, और I1 हमने निकाला है 4/17, I2 निकाला है 6/17, so that is equal to 10/17 एम्पियर। तो इस तरह से हमने किरचॉफ्स लॉज को यूज करके हमने सारी ब्रांचेस में करंट्स निकाल ली है कितनी होगी। तो किरचॉफ्स रूल्स ये जो है बहुत यूजफुल है, लेकिन इनको यूज करते समय सिर्फ प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। और कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं करना है, कोई भी एक रूल मान के चलना है। अगर आप हायर से लोअर को पॉजिटिव और लोअर से हायर को नेगेटिव ले रहे हैं तो वो मानिए, अगर आप इसका ऑपोजिट ले रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी